आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शासक की जिसने न सिर्फ पूरी सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई, बल्कि दया और करुणा की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे भूलना मुश्किल है। द स्वॉर्ड एंड द संग, द रेन ऑफ एम्परर हर्षवर्धन। चलिए सीधे 7वीं शताब्दी के भारत में चलते हैं। जरा सोचिए, ये एक ऐसा दौर था जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए होड़ मची थी। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे और भयंकर अशांति थी। मतलब चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी और युद्ध का माहौल। शांति तो जैसे उस वक्त कोई दूर का सपना बनकर रह गई थी। सेक्शन 1, अराजकता और एक उदय। इसी भयानक उथल पुथल और अस्थिर माहौल के बीच एक महान नेता उभरने वाला था। साल था करीब 590 ईस्वी। थानेसर में पुष्यभूति वंश के राजकुमार हर्षवर्धन का जन्म होता है। उनके पिता राजा प्रभाकर वर्धन उस समय के एक बेहद शक्तिशाली और मशहूर शासक थे, जो अपने बेखौफ साहस के लिए पूरे क्षेत्र में जाने जाते थे। तो जाहिर है हर्षवर्धन के खून में ही बहादुरी और रणनीति की समझ दौड़ रही थी। सेक्शन 2, प्रतिशोध और साम्राज्य का निर्माण। एक शानदार शाही जीवन शायद उनकी किस्मत में था ही नहीं, क्योंकि आगे जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस टाइमलाइन को देखिए, एक के बाद एक लगातार 3 महीनों में शाही परिवार में सब कुछ तबाह हो गया। पहले महीने पिता का अचानक निधन हो जाता है, दूसरे महीने बड़े भाई राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी जाती है, और तीसरे महीने तक उनकी अपनी बहन राज्यश्री को दुश्मनों ने बंदी बना लिया। जरा सोचकर देखिए उस युवा राजकुमार की मानसिक स्थिति, जिसे अचानक इस भयानक त्रासदी का सामना करना पड़ा। और यहां सबसे हैरान कर देने वाला नंबर है 16। जी हां, सिर्फ 16 साल की उम्र। एक तरफ पूरा परिवार खोने का गहरा सदमा और दूसरी तरफ पूरे राज्य की जिम्मेदारी। इतनी सी उम्र में हर्षवर्धन को मजबूरी में सिंहासन संभालना पड़ा। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने सथा दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उनका प्लान एकदम क्लियर था। सबसे पहले अपनी बिखरी हुई सेना को फिर से खड़ा किया, फिर एक एक करके दुश्मनों को धूल चटाई, अपनी बहन राज्यश्री को सुरक्षित वापस निकाला और देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांध दिया। इन लगातार और आक्रामक अभियानों का नतीजा ये हुआ कि उत्तर भारत में एक विशाल एकजुट साम्राज्य खड़ा हो गया, और इस नए ताकतवर साम्राज्य की राजधानी बनी कन्नौज। उस दौर में कन्नौज सत्ता, समृद्धि और शानो शौकत का बिल्कुल नया केंद्र बन चुका था। सेक्शन 3, तलवार के साथ कलम। एक योद्धा और एक विद्वान। अब आमतौर पर हम किसी क्रूर विजेता से क्या उम्मीद करते हैं? यही कि वो बस युद्ध करेगा। लेकिन हर्षवर्धन का व्यक्तित्व एकदम अलग था। एक तरफ तो वो एक खूंखार योद्धा थे जिसने दुश्मनों का नामो निशान मिटा दिया, लेकिन दूसरी तरफ वो एक बेहद शांत, कला प्रेमी और बौद्धिक इंसान थे। ये सच में कमाल की बात है कि जिन हाथों ने तलवार से दुश्मनों के सर काटे, उन्हीं हाथों ने कलम पकड़कर बेहतरीन साहित्य भी रचा। और वो सिर्फ कला को बढ़ावा देने वाले राजा नहीं थे, वो खुद एक शानदार नाटककार थे। ये देखिए, उनकी लिखी हुई ये 3 मशहूर संस्कृत रचनाएं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये उनकी गहरी सोच और साहित्यिक प्रतिभा का सबसे बड़ा और सीधा सबूत हैं। ऐसे टैलेंटेड राजा का दरबार तो भाई शानदार दिमागों को अपनी तरफ खींचेगा ही, है ना। उनके दरबार में महान विद्वान बाण भट्ट भी मौजूद थे, और बाण भट्ट ने ही वो मशहूर किताब लिखी है हर्षचरित। इसी किताब की बदौलत आज हम सम्राट हर्षवर्धन की इस पूरी दिलचस्प कहानी को इतिहास में इतने करीब से जान पा रहे हैं। सेक्शन 4, एक महान परोपकारी और उनकी विरासत। जैसे जैसे उनका शासन आगे बढ़ा, उनका फोकस युद्ध और जीत से हटकर लोगों की सेवा और भलाई की तरफ शिफ्ट हो गया। वैसे तो समय के साथ उनका अपना झुकाव बौद्ध धर्म की ओर ज्यादा हो गया था, लेकिन उन्होंने दिल से सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म क्या था? बहुत सिंपल, इंसानियत और मानव सेवा। उनके इस निस्वार्थ सेवा भाव का सबसे बड़ा उदाहरण है प्रयाग की सभा। हर 5 साल में एक बार ये एक बहुत बड़ी सभा होती थी। और पता है वहां क्या होता था? सम्राट हर्षवर्धन अपने इन 5 सालों की पूरी कमाई, अपना सारा खजाना गरीबों और जरूरतमंदों में दान कर देते थे। अपनी जनता के लिए पूरा का पूरा शाही खजाना ऐसे खाली कर देना सच में कोई छोटी बात नहीं है। इस दान का लेवल क्या था, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि वो अपना सब कुछ, जी हां, लिटरली सब कुछ दान कर देते थे।
कई बार तो नौबत यहां तक आ जाती थी कि सभा खत्म होने के बाद वापस लौटते समय वो अपने पहने हुए शाही कपड़े तक किसी जरूरतमंद को दे देते थे। ये त्याग का एक ऐसा लेवल है जिसकी कल्पना करना भी आज मुश्किल है। और ये सारी बातें सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर नहीं कही जा रही हैं। मशहूर चीनी यात्री वेनसांग ने भी अपने दस्तावेजों में लिखा है कि हर्षवर्धन एक न्यायप्रिय, दयालु और महान शासक थे। वेनसांग की बातों से ये कन्फर्म होता है कि हर्षवर्धन के राज में आम जनता सच में खुश थी, शांति से रह रही थी और तरक्की कर रही थी। अगर हम उनके पूरे जीवन के इस ग्राफ को देखें, 590 ईस्वी के आसपास जन्म, फिर 14 साल की कम उम्र में वो दर्दनाक राज्याभिषेक, और फिर 647 ईस्वी के आसपास इस महान शासक का दुनिया से जाना। एक दुखी और प्रतिशोध से भरे हुए किशोर से लेकर एक संत जैसे सम्राट बनने तक का उनका ये सफर सच में इतिहास में एक अमर छाप छोड़ जाता है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। आज की इस आधुनिक दुनिया और शासन व्यवस्था को देखते हुए क्या हम लीडरशिप का वो असली मतलब भूल गए हैं? हर्षवर्धन की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत सिर्फ दूसरों को जीतने में नहीं है, बल्कि अपने राज्य और अपने लोगों को अपना परिवार मानकर उनकी सेवा करने में है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।